Hello students, today we will discuss functional areas of management। आज हम देखेंगे प्रबंधन के कार्यात्मक क्षेत्र। देखिए, वर्तमान युग विशिष्टीकरण का युग है, इसलिए आज प्रबंध को एक विशिष्ट क्रिया ही माना जाता है। प्रबंध की विशिष्ट प्रक्रियाओं का संपादन विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के संदर्भ में भी किया जाता है। जब किसी विशिष्ट क्रिया में प्रबंध क्रियाओं का विशिष्टीकरण किया जाता है, तब प्रबंध का नाम उसी विशिष्ट क्रिया के साथ लिया जाने लगता है। जैसे विपणन उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया होती है। जब विपणन मतलब मार्केटिंग के संबंध में प्रबंध प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण किया जाता है, तब उसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से वित्त के क्षेत्र में प्रबंध की क्रियाओं को वित्तीय प्रबंध और उत्पादन के क्षेत्र में प्रबंध की क्रियाओं को हम उत्पादन प्रबंध के नाम से जानते हैं। प्रबंध प्रक्रिया के इसी श्रेणियन को ही प्रबंध का कार्यात्मक क्षेत्र कहा जाता है। इसी को हम फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। आर के सिंगला के शब्दों में प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों का अर्थ उन सभी क्रियाओं के योग से है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो किसी संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए की जाती हैं। ये क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जैसे हमारी सेवी वर्गीय हैं, वित्त है, विपणन है, उत्पादन है, इन क्रियाओं का विशेष महत्व रहता है। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रबंध के लिए शिक्षा पर रिपोर्ट में प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, परचेजिंग मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। अब यहाँ डेवलपमेंट मैनेजमेंट मतलब विकास प्रबंध की बात करें तो ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें उत्पादन में उपयोग में आने वाले जैसे कच्चे माल हुए, मशीन हुए या विधियाँ, उनके संबंध में खोज हुई, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार या उनकी मात्रा के अनुसार प्रोडक्शन करना, क्वालिटी और डिज़ाइन में एडजस्टमेंट करना, तो ये सारी क्रियाएं डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम पर्सनल मैनेजमेंट मतलब सेवी वर्गीय मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें श्रम शक्ति का पूर्वानुमान, चयन करना, भर्ती करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपने अधीनस्थों को कार्यभार को सौंपना, कर्मचारियों की ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना, उनको रिटायर करना, उनका हस्तांतरण करना, औद्योगिक सुरक्षा, उनके पारिश्रमिक, श्रम कल्याण, चिकित्सा, औद्योगिक संबंध, तो इनमें सुधार से संबंधित क्रियाओं को हम पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। और यही एक रीज़न है कि ये विभाग प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय है। इसी प्रकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब वित्तीय प्रबंध की बात करें तो आपको पता ही है कि फाइनेंस जो वित्त होता है वो किसी बिजनेस का जीवन रक्त कहलाता है। इसलिए प्रत्येक संस्था में वित्तीय प्रबंध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक क्षेत्र है जो वित्त संबंधी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है, उसको प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है, वित्तीय नियोजन करता है, वित्तीय लेखा विधि, लागत लेखा विधि, सांख्यिकी नियंत्रण, इन सब की स्थापना करना और प्रबंध क्रियाओं को और अन्य क्रियाओं को उपार्जित आय के प्रबंध से संबंधित करना, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें, उत्पादन प्रबंध की, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम
प्रोडक्शन की कितनी मात्रा रखेंगे, कार्य का एनालिसिस कैसे करेंगे, कार्य का टेबुलेशन कैसे करेंगे, उनका निरीक्षण कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। और कह सकते हैं कि उत्पादन प्रबंधन में प्रबंधन की वो सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनके द्वारा जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उससे फिनिश्ड गुड के रूप में चेंज करते हैं, मतलब कच्चे माल को तैयार माल के रूप में चेंज किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, जिसको हम विपणन प्रबंधन भी कहते हैं, तो इस प्रबंध में उन एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं जिसके माध्यम से जो भी वस्तु हमने प्रोड्यूस की है, उत्पादित की है, उसको प्रोड्यूसर से मतलब उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो इसमें हम उपभोक्ता शोध करते हैं, विज्ञापन नीतियों का निर्धारण किया जाता है, वितरण संस्करण का चयन किया जाता है, बाजार का एनालिसिस किया जाता है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में रखते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में देखें तो जैसे सड़क हुई, रेल, जल, वायु यातायात के साधनों से माल को मंगाना, माल को दूसरी जगह भेजना मतलब आयात निर्यात करना, माल का पैकिंग करना, माल को स्टोर करके रखना। तो इन सभी कार्य को हम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं। अगर परचेजिंग मैनेजमेंट की बात करें, क्रय प्रबंधन की, तो परचेजिंग मैनेजमेंट में परचेज की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में टेंडर मंगाना और परचेज के लिए कॉन्टैक्ट करना, स्टोर स्टॉक नियंत्रण आदि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब परचेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस मैनेजमेंट, संस्थापन प्रबंध। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे जो स्थायी संपत्ति होती हैं जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन, सामग्री, तो इनका रख रखाव करना और उनकी प्रॉपर देखभाल करना। तो ये सारी चीज़ों को हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध। देखिए, कार्यालय प्रबंध उचित वातावरण में साधनों के उपयोग के क्षेत्र में कार्यालय के कर्मचारियों के मार्गदर्शन की कला होती है, जिससे हमने जो बिजनेस के अपने उद्देश्य रखे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस संबंध में हम इस प्रबंध में जैसे हमारे कम्युनिकेशन हुआ या अभिलेख व्यवस्था हुई या सभी कार्यालयों के जो नियोजन होते हैं, नियंत्रण होते हैं, इनको हम ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए, इनके अलावा भी संस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रबंध के अन्य क्रियात्मक क्षेत्रों की भी स्थापना की जा सकती है, जैसे जनसंपर्क प्रबंध, मतलब लोगों के साथ संपर्क करना, लोगों के साथ इस प्रकार का संपर्क करना कि हमने जो वस्तु उत्पादित की है वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच पाए। लोगों के साथ इस प्रकार का मेलजोल रखना कि मार्केटिंग का अच्छे आयाम बन पाए। इसके अलावा जैसे हम जोखिम प्रबंध की बात करें, परिवर्तन के प्रबंध की बात करें, मतभेद एवं संघर्ष प्रबंध की बात करें, कमी प्रबंध की बात करें या अनुसंधान प्रबंध की बात करें, आयात निर्यात प्रबंध की बात करें, सामग्री प्रबंध की बात करें, तो ये सारी जो तकनीकें होती हैं वो प्रबंध तकनीक आदि सब हम प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि प्रबंध केवल निर्णय लेने या मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकें। इसलिए प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों का अर्थ उन क्रियाओं के योग से लगाया गया है जो किसी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ये अनेक क्रियाएं थी जिसको हमने डेवलपमेंट मैनेजमेंट मतलब विकास प्रबंध के माध्यम से अंडरस्टूड किया।
जिसमें कच्चे माल, मशीन, विधियों के संबंध में खोज अनुसंधान करना, इन सब बातों को इसमें शामिल किया। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब सेवी वर्गीय, जिसमें लेबर होती है उसका पूर्वानुमान लगाना, उनकी भर्ती करना, नियुक्ति करना, उनको कार्यभार सौंपना, उनकी ट्रेनिंग करना, तो ये सारी क्रियाओं को हमने पर्सनल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जानते हैं कि जो फाइनेंस होता है या वित्त होती है, ये किसी भी व्यवसाय के लिए, जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है, ऐसे ही ये किसी भी व्यवसाय के जीवन के लिए रक्त की तरह महत्वपूर्ण होता है। यही वही क्षेत्र होता है जो वित्त संबंधी आवश्यकताओं का इसमें पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसको कैसे प्राप्त किए उसकी प्लानिंग की जाती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने देखा कि प्रोडक्शन के अंतर्गत कितना माल मतलब बनाया जाए, इसके अलावा कार्य की सूची बनाना या उत्पादन प्रबंध की वो सारी क्रियाओं को शामिल कर लेना, जिससे हम कच्चे माल से उसको तैयार माल के रूप में चेंज कर सकें। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने देखा कि जो वस्तु हमने उत्पादित की है उसको उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना। इसमें हम विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं, विज्ञापन नीतियों का निर्धारण करते हैं, बाज़ारों को चुनते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि हमारे माल का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए सड़क है, रेल है, जल है, वायु यातायात है, तो इन कार्यों को हम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में हमने इंक्लूड किया। परचेज मैनेजमेंट में जो भी वस्तु मंगाते हैं उसके लिए उनका जो टेंडर प्राइस होता है वो मंगाना। इसके अलावा माल ख़रीदने के लिए कांटेक्ट करना, माल को स्टोर वगैरह रखना, तो ये सब हमने परचेजिंग मैनेजमेंट में अंडरस्टूड किया है। इसके साथ मेंटेनेंस मैनेजमेंट में कि जो हमारी स्थायी संपत्ति होती हैं तो उनमें जो हिरास भी लगता है, उनमें डेप्रिसिएशन आता है, तो उनका प्रॉपर वे में रख रखाव किया जाए, उनकी देखभाल किया जाए, तो इसको हम मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंट में रखते हैं। और इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट जो होता है उसमें एक तो ऑफिस के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, साधनों के उपयोग में हम कर्मचारियों के मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।